नमस्कार दोस्तों। जब भी बात आपदा की आती है, त्रासदी की आती है, तो उसमें एक नाम उत्तराखंड का जरूर आता है। उत्तराखंड में आए दिन कुछ ना कुछ आपदा आती ही रहती है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण उत्तराखंड में इतने भयानक आपदा आती रहती है। इसके लिए हमें इसके भौगोलिक संरचना को देखना होगा। दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड का चमोली जिला है, जहां उत्तराखंड और तिब्बत का बॉर्डर है और यहाँ पर कामेट पर्वत भी पड़ता है। ये पर्वत 25,446 फुट ऊंचा है, जिससे ये भारत में तीसरा और विश्व में 29वां सबसे ऊंचा शिखर है। ये हिमालय की मुख्य श्रृंखला के उत्तर में सुरु नदी एवं ऊपरी करनाली नदी के बीच स्थित है। अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो ये आपको एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देगा। इसके आसपास ये 3 ग्लेशियर भी हैं, पूर्वी कामेट, पश्चिमी कामेट और तीसरा रायकाना ग्लेशियर। पश्चिमी ग्लेशियर में एक ताल स्थित है जिसे देवताल कहा जाता है और यहीं से सरस्वती नदी निकलती है और यही आगे चलकर केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलने वाली पहली नदी है। बाकी के जो ये 2 ग्लेशियर हैं, पूर्वी कामेट और रायका ग्लेशियर, इनका पानी वसुधारा लेक में इकट्ठा होता है, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी ग्लेशियर लेक में से एक है। यहीं से पश्चिमी धौली गंगा निकलती है, जो बाद में विष्णु प्रयाग पर जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड में धौली गंगा के ये 2 भाग हैं। एक ये आपका वेस्ट धौली गंगा हो गया, ये गंगा काली नदी की सहायक नदी है। इसके साथ साथ पश्चिमी धौली गंगा की कई छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं, जिसमें गणेश गंगा, अमृत गंगा, जयंती, कोषागार और ऋषि गंगा आता है। ऋषि गंगा के बारे में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और ये भाग जो आपको दिख रहा है, नंदा देवी के इसी ग्लेशियर से ऋषि गंगा निकलती है। इसके साथ साथ यहाँ और भी साथ में कई ग्लेशियर्स हैं, जिनसे ऋषि गंगा को पानी मिलता रहता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दूध गंगा, रौंठी गाड और दोनों नदी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद रैनी में ऋषि गंगा धौली गंगा में मिल जाती है और यहाँ से मिलने के बाद ये तपोवन होते हुए विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा से मिल जाती है। दोस्तों, इसी कारण से धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। अब तक हमने यहाँ पर मौजूद कुछ नदी और पर्वत के बारे में जानकारी ली। अब हम जानते हैं इस पर बने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में। इस पर ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जाना है। इसमें कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट थे जिस पर अभी काम ही चल रहा था और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट थे जो बनकर लगभग तैयार हो गए थे। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ऋषि गंगा का ये वाला जो भाग है, यहाँ रैनी गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट स्थित था। ये 13.2 मेगा की बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है और दूसरा प्रोजेक्ट इस तपोवन के पास है। यहाँ पर एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगौड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था और ये 520 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग इसका 90% काम पूरा हो गया था। वहाँ के आसपास के सारे लोग खुश थे कि कई लोगों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिलेगा। लेकिन 7 फरवरी 2021 की सुबह में जो घटना हुई, उससे कई लोग बर्बाद हो गए। सुबह करीब 10 बजे वहाँ के आसपास के लोगों ने एक बहुत जोर की आवाज सुनी और कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि ऋषि गंगा से बहुत ही तेज गति में धूल मिट्टी के साथ पानी आ रहा है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरह से ये धूल तेजी से ऋषि गंगा में आगे की ओर बढ़ रही है। देखते ही देखते ये तेजी से बढ़ता हुआ पानी तपोवन तक पहुंच गया और कुछ ही पल में वो प्रोजेक्ट इस पानी में समाहित हो गया। इस बाढ़ में करीब 200 लोगों की जानें गई थी। इसके साथ साथ बहुत संख्या में जानवर भी मारे गए थे। इस बाढ़ के कारण आम लोगों को और सरकार को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और वैज्ञानिकों ने इस घटना को होने का क्या कारण बताया था। वैज्ञानिकों ने इस पर अंदाजा लगाया कि पहले इस ग्लेशियर लेक में बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ होगा और कुछ साल बाद जब इस पर ज्यादा दबाव पड़ने लगा तो किसी बड़े पत्थर के गिरने से ये लेक टूट गया होगा और उसके बाद वो पानी अपना विकराल रूप करते हुए ऋषि गंगा में आ गया। बाद में सैटेलाइट की मदद से इसकी जांच की गई तो देखा गया कि वहाँ कोई ग्लेशियर लेक नहीं था। उसके बाद सैटेलाइट से जब इस पर रिसर्च किया गया
तो पता चला कि ऋषि गंगा की सहायता नदी जहां से रोठीगौड नदी बहती है, उसी के इस रोठी पर्वत के पास से लगभग आधा किलोमीटर बड़ी चट्टान टूटकर नीचे जा गिरी, जिसकी वजह से रोठीगौड और ऋषि गंगा में मौजूद सारे पानी पर इतना तेज दबाव बना कि वो पानी बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ने लगा। आप ये सैटेलाइट से ली गई 6 फरवरी और 8 फरवरी की तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि लगभग 600 मीटर का टुकड़ा यहाँ से गायब है और यही टुकड़ा लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई से टूटकर जमीन पर जा गिरा था, जिस वजह से इतनी तेजी से बाढ़ आई थी। इसने उस पानी पर इतना तेजी से दबाव बनाया कि पल भर में वो पानी कहां से कहां चला गया। उसी जलधारा में बहते हुए इसका एक मलबा ऋषि गंगा के संगम पर जा रुका था, जिस वजह से ऋषि गंगा का रास्ता भी ब्लॉक हो गया था और इसके कारण यहाँ पर एक डैम सा बन गया था, जो धीरे धीरे पीछे की तरफ एक झील में इकट्ठा होने लगा था। ऐसा अनुमान लगाया गया कि अगर ये डैम गलती से भी टूट जाता तो फिर से बाढ़ आने की संभावना थी, लेकिन बाद में 12 फरवरी को एक रास्ता बना दिया गया, जिससे अब ऋषि गंगा का पानी वापस बहने लगा है। कई लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये बर्फ का इतना बड़ा चट्टान टूटा कैसे, क्योंकि एकाएक इतना बड़ा बर्फ का चट्टान का टूटना नामुमकिन है। इस पर भी रिसर्च की गई, लेकिन चिपको आंदोलन के लिए मैग्सेसे से पुरस्कृत चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम सब ही हैं। वो पर्यावरण के ऐसे हालात के लिए हिमालय या अन्य पहाड़ियों पर अंधाधुंध विकास और उसके लिए वनों की कटाई को ही इसका असली जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना था कि यदि देश को बचाना चाहते हो तो उससे पहले हमें हिमालय को बचाना होगा, नहीं तो आपदा हर कदम इस तरह दस्तक देती रहेगी। उनका मानना था कि देश के मैदानी हिस्से हिमालय से निकली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ही निर्मित होता है और इसी वजह से हिमालय में होने वाली किसी भी पर्यावरणीय घटना से नदियां प्रभावित होती हैं, और जब नदियां प्रभावित होती हैं तो वो मैदानों को भी प्रभावित कर देती हैं। इसलिए उन्होंने वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन में सबसे चमोली जिले की महिलाओं ने इनका साथ दिया था। उस समय ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई बहुत तेजी से की जा रही थी, इसलिए उनको रोकने के लिए वहां की महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी कि अगर पेड़ को काटना चाहते हो तो उससे पहले हमें काटना होगा। इस तरह से उन्होंने वनों की रक्षा करके अपना बहुत ही अहम योगदान दिया था। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले हमें पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए और इसकी रक्षा को देखकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। जब यहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट बन रहा था तो उस समय पत्थर को तोड़ने के लिए ब्लास्ट किया जाता था और वहाँ के कई सारे पेड़ पौधों को भी काटा गया था। इसके लिए भी कई लोगों ने आवाज उठाई थी कि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से गलत है, और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि कुछ लाभ के चक्कर में हम लोग पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। एक रिसर्च में देखा गया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से 1990 से करीब हर साल टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके कारण ये ग्लेशियर आधा मीटर तक पिघलता जा रहा है। इसलिए ये हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।